बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयालु जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which part of the respiratory system is responsible for warming, moistening and filtering inspired air before it reaches the lungs? Larynx, nasal cavity, trachea, bronchi. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखे, मेजर रोल जो है नेजल केविटी का है, पहला फर्स्ट रोल, ट्रेकिया का भी सेम रोल है, ठीक है, और बाकी एयरवेज जो है उनका भी यही काम है, ठीक है। म्यूकस लाइन है, पूरा लाइनिंग, ठीक, लेकिन यहाँ सिलिया है, हेयर्स है और म्यूकोसा है, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और म्यूकोसा रिस्ट ऑन रिच कैपिलरी बेड, ठीक, ब्लड, तो ये वो वार्म करता है, ब्लड की वजह से एयर वार्म हो जाता है, ठीक है, म्यूकोसा की वजह से माइस्ट हो जाता है, सीलिया और हेयर्स की वजह से फिल्टर होता है। अच्छा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। Second question, during swallowing, which structure prevents food from entering the respiratory tract? Epiglottis, ठीक, epiglottis close the glottis while swallowing. Swallowing के दौरान epiglottis जो है वो glottis को या respiratory passages के opening को close करता है, ठीक है। इपिग्लॉटिस की जगह लेरिंग्स भी आपके सामने आ सकता है, अगर ऑप्शन में इपिग्लॉटिस न हो, इसकी जगह लेरिंग्स हो, ठीक है ना, इपिग्लॉटिस इज पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, ठीक, तो फिर वही आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन सी, लेरिंग्स, इपिग्लॉटिस। Which structure is commonly called the voice box? ये तो सिंपल है, larynx, because larynx contain vocal cord. Option D is correct. Question number 3. Question number 4. Which structure is the primary site of gaseous exchange? Alveoli, ठीक है, alveoli are the major main site of gaseous exchange. Gaseous exchange also occur in respiratory bronchioles, ठीक, लेकिन major site maximum gas exchange जो है वो alveoli में होता है, because they provide large surface area for gaseous exchange, ठीक, और वो आपने पढ़ा होगा ना, टेनिस कोर्ट जितना या 70 to 90 मीटर स्क्वायर। Question number 4, option C. Question number 5. Type 2 pneumocytes are alveolar cell. Pneumocyte का मतलब है alveolar cell. Are important because they produce surfactants. देखो, alveolar wall में दो किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, फर्ज करें ये एल्वुलर वॉल है, तो एक टाइप सेल जो है ये फ्लैट इन सेल होते हैं, इस तरह फ्लैट, विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक, तो ये फ्लैट सेल जो है ये न्यूमोसाइट टाइप 1 कहलाते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 1। और इसके अलावा जो है स्मॉल राउंडेड सेल्स होते हैं जिनको न्यूमोसाइट टाइप 2 कहते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 2। These cells secrete surfactant. सर्फेक्टेंट का क्या रोल है? प्रिवेंट एल्व्यूलर कोलैप्स, ठीक, प्रिवेंट एल्व्यूलाई फ्रॉम कोलैप्स एंड आल्सो एंटीसेप्टिक इन नेचर, किल्स द जर्म्स, ठीक,
और ये जो फ्लैट इन सेल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वेओलर वॉल का बनाता है। ठीक है, ये थिन सेल होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन के लिए डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बाय नेचर लाइपोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, which feature of alveoli contribute most to efficient gas exchange? Large surface area and thin wall। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ एल्वेओलाई बहुत ज्यादा है, 700। ठीक, और फिर ये जो थिन सरफेस प्रोवाइड करता है, समझ रहे? दिस इज द बेसिक रीजन फॉर इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। So option B is correct in question number 6. 7, oxygen enter pulmonary capillary blood because। अच्छा, एक चीज है मेरा क्या बेटा, जितना भी रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज है ना, हाँ, 3 किस्म की एक्सचेंज सेल कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, और डिफ्यूजन। तो गैसियस एक्सचेंज जो है दे अकर ओनली बाय डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जिस साइड से कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो एल्वेओलाई से अगर ब्लड की तरफ जो है ऑक्सीजन मूव करता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, एल्वेओलाई हैज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देन पल्मोनरी ब्लड, so oxygen diffuses easily into the blood from alveoli। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड लीव पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड बिकॉज। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पल्मोनरी ब्लड से एल्वेओलाई में डिफ्यूज होता है, उसका भी सेम रीजन है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर इन द ब्लड एज कंपेयर टू एल्वेओलाई। ठीक, सो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेओलाई। ऑप्शन बी, इट डिफ्यूजेस डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर would increase the rate of diffusion across the respiratory membrane? Greater difference in gas partial pressure। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन समझते हैं, हाँ, एक एल्वेओलर एपिथेलियम, ये एल्वेओलर एपिथेलियम है, ठीक है ना, फिर इसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ठीक, ऑल द एल्वेओलाई आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो फिर कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, ये तीनों चीजें मिलके दे फॉर्म रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसकी वजह से देखो, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वेओलर वॉल का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, और पूरा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है इसका साइज बनता है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इतना थिन हो तो डिस्टेंस डिफ्यूजन के लिए कम होगा ना, हाँ, तो डिफ्यूजन रेट जो है वो हाई होगा।
Question number 9, C option. Question number 10. Which blood vessel carries deoxygenated blood to the lungs? Pulmonary artery. ठीक है. अच्छा, आर्टरी का बेसिक डिफिनीशन क्या है? Vessel that carry blood away from the heart. ठीक है ना? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड पे न सोचे, समझ रहे? आर्टरी वही होगा जो हार्ट से ब्लड अवे ले जाते हैं. अब लंग्स में जो ब्लड ले जाता है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, समझ रहे? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड ले जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. ऑप्शन बी. Question number 11. Which blood vessel return oxygenated blood from the lungs to the heart? Pulmonary vein. ऑप्शन बी. बाद औकात इस तरह भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना, कि आर्टरीज कैरी ब्लड, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पर पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, या वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पर पल्मोनरी वेन. ये एक्सेप्शन है उस केस में अगर उसी तरह स्टेटमेंट दे दे. क्वेश्चन नंबर 12. ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज गैस एक्सचेंज इंक्रीजेज मेनली बिकॉज. अच्छा देखो, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है? वेंटिलेशन रेट. ब्रीथिंग और वेंटिलेशन एक ही चीज है. हाँ, 15 to 20 टाइम्स है ना. एक्सरसाइज के दौरान ये मोर देन 30 टाइम्स तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या है? एयर फ्लो, एटमॉस्फेयर और लंग्स के दरमियान एयर फ्लो, समझ रहे? तो जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी एक्सरसाइज से तो एयर फ्लो एक्सचेंज भी क्विक होगा ना, मतलब फ्रेश एयर आएगा फिर एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिफ्यूजन इंक्रीज होगा और गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होगा. तो पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज, साथ साथ जो है हार्ट भी तेज होता है ना, तो लंग्स में ब्लड फ्लो भी क्विकली एक्सचेंज होता है और इधर लंग्स के एयर जो है वो भी क्विकली एक्सचेंज होता है, समझ रहे? तो गैसेस डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13. Which substance in cigarette smoke has the greatest affinity for hemoglobin? Carbon monoxide. Carbon monoxide combined with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. क्या बनाता है? Carboxyhemoglobin. And carboxyhemoglobin is stable compound. ठीक है, ये अनस्टेबल नहीं है एक्सीहेमोग्लोबिन की तरह कि डिसोसिएट हो जाएगा, फिर एक दफा बन जाए इरिवर्सिबल है, समझ रहे? इरिवर्सिबल है एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की कम होगी. यही रीजन है कि जब कहीं आग लगी हो और वही स्मोक आप इनहेल करते हैं ना, उससे बंदा मर जाता है, समझ रहे? ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द कंपिटिटर फॉर ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन का कंपिटिटर है और उससे ज्यादा एफिनिटी है हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये बाइंड होता है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता फिर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी. Question number 14. Which respiratory
Disease is characterized by destruction of alveolar wall and reduced elastic recoil. मतलब है कौन सा डिजीज है जिसमें एल्वियोलाई रप्चर हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो नैरो एयरवेज है उसकी इलास्टिसिटी खराब होती है. एम्फाइजीमा. ठीक है. एंड द ओनली काज ऑफ एम्फाइजीमा इज स्मोकिंग. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन सी. Question number 15. A chronic smoker has excessive mucus production and persistent cough. This condition is most likely known as chronic bronchitis. ठीक है. जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करता है उसको आखिर में chronic bronchitis. Chronic means historical, long term. ठीक. और bronchitis means inflammation of bronchi. Option D is correct. Question number 16. Which defense mechanism is impaired first by cigarette smoking? देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा है ना. हाँ, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, स्किन आता है. ठीक है. फिर म्यूकोसा सिलिएटेड होता है. तो स्मोकिंग से कौन सा फर्स्ट डिफेंस सिस्टम जो है इफेक्ट होता है? सिलियरी मूवमेंट इन द एयरवेज. ठीक. मतलब है स्मोकिंग में ऐसे इरिटेंट केमिकल है जो सिलिया को डिजेनरेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं. और सिलिया डैमेज हो जाए तो फिर एयरवेज क्लीन नहीं होते. सिलिया का काम क्या है? दे एक्ट एज एन एस्केलेटर. They move the dust-laden mucus towards the throat. ठीक है. थ्रोट की तरफ म्यूकस को मूव करता है. तो अगर ये डैमेज हो जाए, मूवमेंट न करे, तो वही डस्ट लेडन या माइक्रोब ट्रैप म्यूकस जो है वो स्टिल अपनी जगह पे रहेगा. इन्फेक्शन की चांसेस भी इंक्रीज होगा और सिस्टम ब्लॉक होने का खतरा होगा. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में सिलियरी मूवमेंट. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. लॉन्ग टर्म स्मोकिंग ग्रेटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर. कैंसर जानते हैं ना. अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ लंग सेल इज कॉल्ड लंग कैंसर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 18. Which feature of the alveoli helps oxygen dissolve before diffusing into the blood? Moist epithelial surface. ये ऑप्शन सी. ये देखो एल्वियोलर वॉल पे एक थिन वाटरी लेयर होता है इनर साइड से. बात समझ रहे. और वाटर आप जानते होंगे कि सरफेस टेंशन जो है इसका ज्यादा होता है. ठीक है. तो सरफेक्टेंट जो है इस थिन वाटरी लेयर का सरफेस टेंशन लो करता है. इसलिए एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होता. समझ रहे. तो और गैसेस जो है वो पहले इसमें डिसॉल्व होते फिर डिफ्यूज होते. ड्राई सरफेस हो फिर वहां से डिफ्यूजन नहीं होती. समझ रहे. तो एक थिन वाटरी लेयर जो है एल्वियोलर वॉल इज लाइंग राइट अ moist layer and gas is first dissolved and then diffused. और सरफेक्टेंट जो है वो इसकी सरफेस टेंशन लो करता है ताकि ये सरफेस टेंशन की वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो. क्वेश्चन नंबर 19. Which statement correctly describe bronchioles? Bronchioles में 3 चीजें याद रखें जिससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं होते. ठीक है ना. Bronchioles are supported by smooth muscle
बिकॉज दे हैव नो कार्टिलेज। तो स्मूथ मसल कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कार्टिलेज नहीं है, वही मसल कोलैप्स से बचाते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल, नो कार्टिलेज या एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज, और तीसरा इसका एक फंक्शन याद रखे, रेगुलेट एयर फ्लो, रेगुलेट एयर फ्लो टुवर्ड्स द लंग। बस इस तीन क्वेश्चन से इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, न कभी आया है। बात समझ रहे? तो इसमें दे कंटेन स्मूथ मसल बट नो कार्टिलेज। अच्छा, एक मिनट। विच फीचर ऑफ एल्वियोलाई हेल्प ऑक्सीजन डिजॉल्व बिफोर डिफ्यूजिंग इनटू द ब्लड? Moist epithelial surface. Option C is correct. Question number 19. Which statement correctly describe bronchioles? They contain smooth muscle but no cartilage. Option C is correct. Question number 20. The greatest amount of oxygen in blood is transported. Option C, bound to hemoglobin. Hemoglobin is found inside the red blood cell. See? And about 98% oxygen is transported by red blood cells. Option C is correct. Question number 21. Which combination of features makes alveoli highly efficient for gas exchange? Large surface area, moist lining, thin wall, rich blood capillaries, rich supply of blood capillaries. Option B is correct. Question number 22. Which sequence correctly represents the passage of urine from its site of formation to its exit from the body? Option A. देखो, यूरिनरी सिस्टम, किडनी में नेफ्रॉन सिंथेसाइज करते हैं यूरिन को, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में कैरी करते हैं, और फिर यूरेत्रा, यूरेटर, यूबी और किडनी। ये सीक्वेंस जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, ऑप्शन ए। Question number 23. The primary function of ureter is to transport urine from the kidney to the urinary bladder. ये देखो, किडनी से urinary bladder तक by which process? शाबाश, कैसे कैरी करते? Ureter carry urine from the kidney or nephron to the urinary bladder by peristalsis, peristaltic movement. ये मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 24. Which region of the kidney contain the loops of Henle and collecting duct? C is correct. Question number 25. बात समझ रहे? Renal corpuscle, Malpighian body और filtering unit of the kidney. और इसका मेजर रोल है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा।
Question number 26. Which blood vessel carries blood away from the glomerulus? अब देखो, यहां से जो वेसल निकलता है इफ्रेंट आर्टेरियोल, इफ्रेंट जो है ये लैटिनाइज वर्ड है, इसका मतलब है रनिंग अवे, समझ रहे? तो जो ग्लोमेरुलस से अवे ब्लड ले जाता है ये इफ्रेंट कहलाता है, और जो टुवर्ड्स ले जाता है वो एफरेंट। ठीक है, एफरेंट का मतलब है रनिंग टू। इसी तरीके से सेंसरी न्यूरॉन सीनिस की तरफ जाते हैं ना, हाँ, उसको एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन सीनिस से अवे ले जाते हैं मैसेजेस, तो उसको इफ्रेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन डी। Question number 27. The pressure required for glomerular filtration is mainly produced because, शाबाश, प्रेशर फिल्ट्रेशन है। प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है? The afferent arteriole is wide, then efferent arteriole. Blood moves fast into the glomerulus, then leave the glomerulus. समझ रहे? जिस स्पीड से ब्लड आता है उसी स्पीड से नहीं निकल सकता। That's why a pressure is set up at the glomerulus, ठीक? And which forces out dissolved substances in the blood plasma and accumulated in the domain capsule. उसको हम कहते हैं glomerular filtrate. Option B is correct. Question number 27. Question number 28. Which of the following normally does not appear in the glomerular filtrate? मतलब है कौन सी चीजें हैं ब्लड प्लाज्मा में जो फिल्टर नहीं हो सकती? हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल एलॉन्ग विथ प्लेटलेट्स, ठीक, और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, समझ रहे? ये फिल्ट्रेट में एब्सेंट होते हैं। इसमें है ऑप्शन सी। Question number 29. Which nephron segment reabsorbs the greatest percentage of the filtered glucose? Proximal convoluted tubules, ठीक, proximal convoluted tubules reabsorb 100% of glucose, समझ रहे? और सबसे ज्यादा फिल्ट्रेट भी यहाँ रिब्जॉर्ब होता है, 70 to 80% फिल्ट्रेट भी पीसीटी में रिब्जॉर्ब होता है, ठीक है? एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेलेक्टिव रिब्जॉर्प्शन, समझ रहे? तो इसलिए सबसे ज्यादा रिब्जॉर्प्शन इधर होती है। ऑप्शन बी। Question number 30. Which part of the nephron is primarily responsible for creating the osmotic gradient in the renal medulla? Loop of Henle, ठीक है? Loop of Henle has two limbs. देखो, ये descending limb है ना? It is permeable to water, and ascending limb is permeable to salt, ठीक है? तो क्योंकि ये लोकेटेड मेडुला में है ना, हाँ, तो जब ये सॉल्ट रिलीज करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो मेडुला हाइपरटॉनिक हो जाता है, और जब मेडुला हाइपरटॉनिक हो जाता है, हाँ, इट विल ड्रॉ वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Question number 31. The descending limb of loop of Finlay is highly permeable to water. Option C. The ascending limb of loop of Finlay differ from the descending limb because it is impermeable to water and transport out solved by active transport. ये साथ याद रखें, active transport. Option C. Question number 33. Tubular secretion mainly helps the body to remove additional waste and regulate acid base balance, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन भी होती है, ठीक है। और मोस्टली वो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो चीजें जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हो सकती, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे सिक्रेट की जाती है, ठीक है। इसमें टॉक्सिन है, इसमें क्रिएटिनिन आता है, पोटाशियम आयन आता है, हाइड्रोजन आयन आता है, एमोनियम आयन आता है, ठीक है। ये चीजें जो है ये एक्टिवली सिक्रेट की जाती है। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयन। 33 में क्या है? बी ऑप्शन। 34 D, hydrogen ion. Question number 35. Which of the following best explain why the kidney receive nearly 20 to 25% of cardiac output? कार्डियक आउटपुट जानते हैं? हाँ, कार्डियक आउटपुट, इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि हार्ट जितना ब्लड पंप करता है ना, समझ रहे, उसका 20 to 25% दोनों किडनी फिल्टर करते, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितना है? कार्डियक साइकिल पढ़ा है ना, कार्डियक साइकिल, हाँ, 1 बीट को कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो 1 मिनट में हाँ कितने बीट्स होते हैं? 72। उसको हम, ये हार्ट रेट है, ठीक है ना, 72। और 1 बीट में हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है? शाबाश, फर्स्ट ईयर बुक में लिखा है ना, 85 ml। अब इस 85 ml का हर बीट में 85 ml का 0.8 सेकंड में, एक बीट 0.8 सेकंड होता है ना, तो 0.8 सेकंड में इस वॉल्यूम का 20 to 25% किडनीज में जाता है, समझ रहे। और 1 मिनट में ये तकरीबन मल्टीप्लाई करे तो 5 to 6 लीटर के दरमियान आएगा, मतलब 5000 या 6000 ml बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट 1 मिनट में, समझ रहे, हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट, समझ रहे। तो नॉर्मली जो है, जितना भी नॉर्मल ब्लड कितना होता है एक इंडिविजुअल में, एवरेज 5 to 6 लीटर ना, तो इसका अगर आप 20 या 25% निकाले ना, वो बनेगा 1.2 लीटर या 1200 ml पर मिनट। मतलब है कि आपके दोनों किडनी जो है 1 मिनट में इतना लीटर ब्लड फिल्टर करता है। ये वो टिडबिट में दिया भी है बुक में, 1.2 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35।
और इसमें है रिक्वायर हाई ब्लड फ्लो टू फिल्टर प्लाज्मा कंटिन्यूअसली। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml, ठीक है ना। तो ये इस कंटिन्यूअस फ्लो से मतलब है इतना ब्लड अगर फिल्टर करे तो उसमें 125 ml फिल्ट्रेट, और पूरे 24 आवर्स में कितना? 180 लीटर। शाबाश। 35 ऑप्शन बी। Question number 36. Which of the following would most likely be found in the urine of a healthy individual? Urea. Option C. क्या चीज नहीं होता? हाँ, ग्लूकोज नहीं होते, प्रोटीन नहीं होते, एल्ब्यूमिन नहीं होता, ठीक है, आरबीसीज नहीं होते। Question number 37. A patient has glucose present in the urine despite normal kidney structure. The most likely explanation is increased secretion of glucose into the nephron, failure of glomerular filtration, blood glucose level exceeded in the renal threshold, damage to Bowman capsule preventing filtration. हाँ, देखो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि पीसीटी रीअब्सॉर्ब 100% ऑफ ग्लूकोज, ठीक, और ये भी कहते हैं कि पीसीटी इज अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंसुलिन। अगर आपकी नॉर्मल किडनीज हो, ठीक, आपका इंसुलिन डिफिशिएंट हो जाए और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, ठीक, थ्रेशोल्ड लेवल से हाई जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, हाँ, उससे लेवल हाई हो जाए तो फिर जो है पीसीटी उस इफिशियंसी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फिर यूरिन में पास होगा। समझ रहे? तो इसमें है ऑप्शन सी, ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीडेड और इंक्रीजेज देन नॉर्मल इन द ब्लड, या थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल सफिशिएंट या नॉर्मल लेवल को कहते हैं, ठीक है। सी 37 में सी। अच्छा 38. Which function of the kidney is directly related to excretion? Eliminating nitrogenous waste such as urea from the blood. B. 39. Which process mainly enable the kidney to maintain the osmotic concentration of body fluids? Regulation of water and electrolyte reabsorption. शाबाश। मतलब है किडनी के दो मेजर फंक्शन है, ठीक है, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन, ठीक, और दूसरा जो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट या ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 40. Which hormone increases water reabsorption mainly in the collecting duct? एंटीडायूरेटिक हार्मोन। देखो हार्मोन का नाम डायूरेसिस जो है यूरिन प्रोडक्शन को कहते हैं, ठीक, ये एंटी है, एंटी डायूरेटिक है, ठीक है। ये हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीज होगा, यूरिन वॉल्यूम कम होगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों याद रखें, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में जब बॉडी को जरूरत न हो, हाँ, तो लूप ऑफ हेनले ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए उस कंडीशन में फिर एडीएच सिक्रीशन इंक्रीज होता है और कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से वाटर, वहां वाटर चैनल ओपन करके वाटर रिअब्सॉर्ब करते हैं।
तो इसमें ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। Question number 41. A person is severely dehydrated after prolonged exercise. Which change is most likely to occur? ADH secretion increases and urine volume decreases, and urine also concentrated. Option B. अच्छा, question number 42. Aldosterone mainly acts by increasing the reabsorption sodium ion by activating sodium potassium pump BCT में और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। ठीक है ना, पंप इसलिए कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी सोडियम री। Option C, glomerular capillary. Question number 45. Peritubular capillaries are mainly responsible for. Option C, reabsorption and tubular secretion. Question number 46. Kidney stone most commonly develop due to crystallization of minerals such as calcium salt. कैल्शियम साल्ट दो किस्म के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट जो 80% होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी बनते हैं जो 20%, और इसके अलावा यूरिक एसिड और हिस्टीन हो याद होंगे। अच्छा 47. Which factor increases the risk of kidney stone formation? Frequent dehydration. The major cause of kidney stone formation is dehydration. Option C is correct. 48. A large kidney stone that cannot pass naturally is commonly treated by lithotripsy. Lithotripsy is the removal of stone without सर्जरी। और दो किस्म की लिथोट्रिप्सी है, एक S12, एक PCNL। ठीक है, S12 स्मॉल साइज स्टोन के लिए यूज होता है, PCNL लार्ज साइज। ठीक है, और इररेगुलर स्टोन के लिए स्टिल सर्जरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 ऑप्शन बी। 49. Which of the following is not a common cause of kidney failure? Increased secretion of ADH. 49 में B और 49 और D। 49 में D है और 50 में A। अच्छा, question number 51. Which cells are responsible for maintaining cartilage matrix? Chondrocytes. Chondrocytes are living cartilage cells that secrete cartilage matrix. Option C. 52. Which bone cells are mainly responsible for bone formation? Osteoclast, osteoblast, osteocyte.
तो इनमें कौन से सेल बोन फॉर्मिंग सेल है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम है? क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आर कॉल्ड बोन डिसॉल्विंग। ऑप्शन सी 53, ऑप्शन सी 54। Which function is performed by both cartilage and bone? Support the body structure. ठीक है? Support and shape also. 54 में B। 55. Which statement about bone is correct? Bone contains calcium phosphate, making it hard and strong and resist compression, bending, but susceptible to twisting. Bone compress भी नहीं कर सकते, bend भी नहीं कर सकते, लेकिन twist करके easily टूट सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Bone marrow present inside long bone mainly function in production of blood cells. Bone marrow का लोकेशन क्या होता है? फंक्शन ब्लड फॉर्मेशन है। ठीक है? लोकेशन हेड्स ऑफ लॉन्ग बोन नॉर्मली स्पंजी बोन के अंदर होता है ना, उन स्पेसेस में। ठीक है? हेड्स ऑफ लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन ऑफ द बॉडी लाइक क्रेनियम, sternum, ribs, ठीक, और irregular bone of the body like vertebrae and pelvic girdle। समझ रहे? यहाँ पे रेड बोन में हो और फंक्शन है ब्लड फॉर्मेशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। Which feature enables bone to repair more rapidly than cartilage? Rich blood supply and cartilage are avascular. They have no blood vessels. पिछले साल आया है, क्वेश्चन आया है। ठीक है? 57 जी। 58 Smooth muscles are mainly found in the wall of blood vessel and elementary canal। मतलब है ऑल हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है? डक्ट सिस्टम हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, ग्लैंड हो। ठीक है? और सबसे ज्यादा होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में और ग्लैंड में। मतलब है मोर एबंडेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which feature is unique to cardiac muscle? Cardiac muscle के दो यूनिक फीचर है। ठीक है? They have intercalated discs। मतलब है the sarcolemma of the muscle fiber are interconnected। ठीक? और दूसरा जो है they are myogenic। Myogenic, automatic, self-generating। ठीक है? Not under the control of nervous system। न्यूरोजेनिक मसल नहीं है, मायोजेनिक मसल जनरेटिंग है। ठीक है? बस ये तीन कैरेक्टर जो है इसके अहम है। ठीक है? हार्ट मसल के इंटरकलेटेड डिस्क याद रखें, ये सिर्फ हार्ट मसल में। दूसरा इनवॉलेंट्री है और मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 60 skeletal muscle differ from smooth muscle because skeletal muscle is involuntary,
egg creation, a spindle shaped cell, it is multinucleated or syncytial and under voluntary control. समझ रहे? इसको syncytial मसल भी कहते हैं और वॉलेंट्री है। हाँ, एक्सेप्ट अक्सर एक सवाल आपसे पूछा जाता है, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री एक्सेप्ट इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ब्रीदिंग मसल। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, which muscle contracts the slowest but can sustain contraction for the longest duration? Smooth muscle. Smooth muscle need low supply of blood, contract slowly, but contraction is sustainable. They can contract for a long time without any fatigue. Option C is correct. 62. The functional contractile unit of skeletal muscle fiber is sarcomere. Sarcomere is the segment between two Z lines and the contractile unit of muscle. Muscle fiber or muscle. See? So, option C. 63. Which band of sarcomere remain unchanged in length during muscle contraction? A band. ठीक है, दो चीजें याद रखें, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक मायोफिलामेंट, साइज ऑफ मायोफिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट। ठीक, और दूसरा याद रखें ए बैंड, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी एच जोन भी रिड्यूस होगा, आई बैंड भी खत्म होगा। ठीक है, जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो कंप्लीटली डार्क होता है, फिर ये क्रिएशन नहीं रहती। ठीक, ऑप्शन सी, 63 में ऑप्शन सी। 64. Calcium-ion directly initiate muscle contraction by binding to troponin protein. See? Calcium-ion expose the binding site on axin to bind with troponin. Option D. ATP is essential during skeletal muscle contraction because it detaches myosin है, मतलब है मसल रिलैक्सेशन के लिए भी ATP रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यही ATP नेक्स्ट टाइम जो है फिर स्लाइडिंग भी करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66. According to the sliding filament theory, muscle contraction occurs because axin slide or myosin without either filament shortening, means without any change in its length. ठीक है, तो मायोफिलामेंट एक्टिन हो मायोसिन हो, दोनों के लेंथ जो है कांस्टेंट। 67 में थी, सॉरी 66 में थी। 67. Which region of the sarcomere disappear or become very small during maximum contraction? देखो ए बैंड कांस्टेंट रहता है, इस जो है बैंड है नहीं, लाइन है, स्ट्रिप है, एम लाइन भी लाइन है, स्ट्रिप है, एच जो ए बैंड के दरमियान जो सेंट्रल लाइट रीजन है वो खत्म हो गया। तो एच जो 67 में 68. During muscle contraction, which of the following remain unchanged? Length of the thick filament, ठीक है, सिर्फ thick नहीं, दोनों, ठीक है, और ए बैंड, ये तीन चीजें याद रखिए, इनमें चेंज नहीं आए।
Option D. Which organelle store calcium ions needed for skeletal muscle contraction? Sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum are smooth endoplasmic reticulum. They are specialized for the storage of calcium ion for muscle contraction. So option B is correct. 70. Which type of giant allow movement in only one plane? Hang giants. Hang giants are those giants, they allow relative movement of bone in two directions, forward, backward, in one plane. समझ रहे? Two direction movement, forward, backward, या flexion, extension, और एक plane. ठीक? 70 में C. 71. Which giant provides the greatest range of movement? Ball and socket giant. ठीक है? Ball and socket giants are synovial giants and they allow free rotation of the relative bone, see, and movement of the bone at joints in all directions. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर. तो आप किसी डायरेक्शन में किसी प्लेन में देखो मल्टी प्लेन मूवमेंट करते हैं. ऑप्शन सी. 72. Which of the following is fibrous giant? Sutures of the skull. स्कल के जो 8 बोन है ना एक दूसरे से फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड है. इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, तो सूचर कहलाते हैं. सी. 72 में सी. 73. Which feature is characteristic of synovial giant? Presence of fluid filled giant cavity. बाकी जो दो टाइप giant है उसमें giant cavity absent होती है. Option B is correct. Question number 74. Arthritis is best defined as inflammation of one or more joints. Inflammation जानते हैं ना? Redness, swelling, painfulness, warmness. कोई भी टिश्यू रेड हो जाए, पेनफुल हो जाए, वार्म हो जाए, रेड हो जाए, तो उसको हम इन्फ्लेम टिश्यू कहते हैं. और अगर जॉइंट के साथ ये हो जाए तो आर्थराइटिस कहते हैं. ऑप्शन बी. Question number 75. Osteoarthritis primarily results from wear and tear of articular cartilage. ठीक है? लॉन्ग बोन के हेड जो है, जितने भी लॉन्ग बोन है ना, उनके हेड दे आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज. और एज के साथ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेजर काज एजिंग. एज के साथ ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होता है और कार्टिलेज रिपेयर तो होता नहीं है. ठीक है ना? इस वजह से जो है फिर फ्रिक्शन आता है. कार्टिलेज का मेजर रोल है टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल मूविंग. ठीक? फिर जो है बोन पेन शुरू हो जाते हैं जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो मेन का जो है wear and tear or degeneration of articular cartilage. D option. 76. Which respiratory structure is the first airway branch lacking cartilage? Bronchioles are the only airways they have no cartilage. 76. और वो तो याद होंगे ना कि ट्रेकिया में किस टाइप का कार्टिलेज है, ब्रोंकाई में किस टाइप का है, याद है ना? तो वो याद रखे, उसमें भी सवाल है. 77. 76 में सी. 77. Gaseous exchange between air and blood occur mainly by which process?
diffusion is the only process of gaseous state. Option C. Question number 78. The wall of alveoli are highly efficient for diffusion because they are lined by squamous epithelium. ये squamous epithelium, ये जो pneumocyte type 1 है ना, या alveolar cell type 1, ये जो है squamous epithelium बनाता है. Option B is correct. Question number 80. Normal expiration in humans is generally passive because it mainly occurs due to passive. Expiration या exhalation is passive.